नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी तैयारी चली हुई है टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए हिंदी विषय से संबंधित। आज की हमारी क्लास होगी हिंदी साहित्य की। हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे आदिकाल को। आदिकाल के अंतर्गत हमने पढ़ा है आदिकाल की समय सीमा, किन किन विद्वानों ने आदिकाल की क्या समय सीमा मानी और सर्वमत अनुसार आदिकाल की समय सीमा क्या रही 1050 विक्रमी संवत से लेकर 1375 विक्रमी संवत। ये बार बार पूछा जाता है परीक्षा में, इसलिए मैं बार बार जोर देकर बता रही हूँ। अगर विक्रमी संवत में पूछ लिया जाए तो 1050 विक्रमी संवत से लेकर 1375 विक्रमी संवत आदिकाल की समय सीमा। अगर ईस्वी में पूछ लिया जाए तो 1000 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक आदिकाल की समय सीमा मानी जाती है। 1050 से लेकर 1375 विक्रमी संवत ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी यही माना है और उन्हीं के आधार पर सर्वमान्य तौर पर आदिकाल की समय सीमा यही मानी गई। इसके बाद हमने पढ़ा आदिकाल का नामकरण। विभिन्न विद्वानों के द्वारा आदिकाल का क्या नाम रखा गया, सर्वमान्य क्या नाम रहा, ये सब चर्चा हमने पिछली क्लास में की थी। आदि का विभिन्न विद्वानों ने आदिकाल के अलग अलग नाम दिए। किसी ने वीरगाथा काल कहा, किसी ने बीजवपन कहा, किसी ने संधि काल कहा, तो किसी ने शीत सामंत काल। इस तरह पिछली क्लास में हमने सभी विद्वानों के अनुसार दिए गए आदिकाल के नामकरण को अच्छे से पढ़ा था। आज बात करते हैं हम आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं की। आदिकाल साहित्य के अंतर्गत क्या प्रवृत्तियाँ रही और क्या उनकी विशेषताएं रही, ये हम आज की क्लास में देखते हैं। बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ। आदिकाल के अंतर्गत कई तरह की प्रवृत्तियाँ निकल कर सामने आई, जैसे कि साहित्यिक प्रवृत्ति निकली, राजनीतिक प्रवृत्ति निकली, सामाजिक प्रवृत्ति निकली और धार्मिक प्रवृत्ति निकली। इस तरह की आदिकाल के अंतर्गत प्रवृत्ति आती है और इन्हीं प्रवृत्तियों में से परीक्षा में एक प्रश्न पूछ भी लिया जाता है कि इनमें से कौन सी प्रवृत्ति आदिकालीन प्रवृत्ति नहीं है। इनमें से डाल देंगे स्वानुभूति की प्रवृत्ति या फिर इतिवृत्तात्मकता की। इस तरह की इन प्रवृत्तियों के अलावा आदिकाल की विशेषताओं में अन्य प्रवृत्ति को देकर ये पूछ लेंगे कि आदिकाल में इनमें से कौन सी प्रवृत्तियाँ नहीं पाई जाती। नहीं में को अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल, इसलिए हम एक एक पॉइंट को, एक एक तथ्य को बिल्कुल बारीकी से ध्यान से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। नंबर 1, साहित्यिक प्रवृत्ति। आदिकाल के अंतर्गत साहित्यिक प्रवृत्तियों में 3 धाराएं प्रचलित हुई। साहित्य रचना तीन धाराओं में प्रचलित हुई आदिकाल के अंतर्गत। एक तो संस्कृत साहित्य लिखा गया, प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य लिखा गया और देश भाषा हिंदी साहित्य लिखा गया। इनके अंतर्गत संस्कृत साहित्य के अंतर्गत पुराणों एवं स्मृतियों पर टीकाएँ लिखी गई। मैंने बताया था ना आदिकालीन साहित्य में जब भाषा विज्ञान का टॉपिक मैंने जब कराया था, जब मैंने ये बताया था आदिकाल में कौन कौन सा साहित्य लिखा गया, प्राकृत में कौन सा, पाली में कौन सा, इस तरह जो साहित्य लिखे गए वे आदिकाल के अंतर्गत जो साहित्य लिखे गए उनके में क्या आते हैं। संस्कृत साहित्य में पुराणों एवं स्मृतियों पर टीकाएँ लिखी गई आदि संस्कृत साहित्य के अंतर्गत, और ज्योतिष एवं काव्य शास्त्र पर अनेक ग्रंथ लिखे गए। ऐसा नहीं है आदिकालीन साहित्य से पहले कोई साहित्य ही नहीं लिखा गया। आदिकालीन साहित्य से पहले भी संस्कृत साहित्य लिखा जा रहा था, परंतु जो संस्कृत साहित्य लिखा जा रहा था उससे, जैसे भरत मुनि द्वारा संस्कृत साहित्य लिखा गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे साहित्य आगे बढ़ता गया तो हमारे हिंदी साहित्य की शुरुआत हुई। हिंदी साहित्य के अंतर्गत जब आदिकाल की शुरुआत हुई तो आदिकाल में भी संस्कृत साहित्य के पुट हमें देखने को मिले हैं, जो कि कौन कौन से सामने आए हमारे। एक तो
प्रमुख विद्वान रहे आनंदवर्धन आदिकाल में, विश्वनाथ, मम्मट, क्षेमेंद्र, कुंतक, भवभूति, भोज, राजशेखर। जिन साहित्यकारों को हम काव्य शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं, इनकी रचनाएं आदिकालीन साहित्य में हमें देखने को मिलती है। प्रमुख विद्वान कौन कौन से रहे संस्कृत साहित्य में? आनंदवर्धन, विश्वनाथ, मम्मट, क्षेमेंद्र, कुंतक, भवभूति, राजशेखर आदि अन्य विद्वान रहे। और जो आदिकालीन जो संस्कृत साहित्य लिखा गया, उनका प्रमुख केंद्र क्या रहा? ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि आदिकालीन संस्कृत साहित्य का प्रमुख केंद्र क्या रहा। तो आदिकालीन संस्कृत साहित्य का प्रमुख केंद्र रहा कन्नौज और कश्मीर। कन्नौज और कश्मीर आदिकालीन संस्कृत साहित्य का प्रमुख केंद्र रहा। उसके बाद बात कर लेते हैं हम प्राकृत साहित्य की, प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य की। प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य आदिकाल के अंतर्गत धर्म भाषा मानी गई, धर्म भाषा का साहित्य माना गया प्राकृत और अपभ्रंश को। ये पूछ लिया जाता है आदिकाल के अंतर्गत धर्म भाषा का साहित्य कौन सा रहा? तो रहा प्राकृत और अपभ्रंश। इनके प्रमुख केंद्र गुजरात रहा। गुजरात में रहकर के प्राकृत और अपभ्रंश का साहित्य लिखा गया। उसके बाद जैसे कि हमारे प्रमुख विद्वान रहे शंभु, पुष्यदंत, धनपाल, हेमचंद्र। शंभु ये अपभ्रंश भाषा का कवि माना जाता है। इन्होंने अपभ्रंश भाषा में रचनाएं लिखी। जैसे हेमचंद्र है तो इन्होंने अपभ्रंश भाषा में भी रचना लिखी और प्राकृत भाषा में भी रचना लिखी। ये ऐसे कवि हैं जिन्होंने दोनों भाषाओं में अपना साहित्य लिखा। जैसे कि हेमचंद्र को तो अपभ्रंश का पाणिनि भी कहा गया है। उन्होंने एक शब्दानुशासन नाम से एक व्याकरण ग्रंथ लिखा। इसलिए फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और तीसरे नंबर पर देश भाषा साहित्य, हिंदी साहित्य। काल के अंतर्गत देश भाषा हिंदी साहित्य भी लिखा गया। देश भाषा हिंदी साहित्य के अंतर्गत चारण और भाट कवियों द्वारा लिखा गया साहित्य आता है। चारण या भाट कवियों द्वारा लिखा गया साहित्य देश भाषा साहित्य हिंदी साहित्य के अंतर्गत आएगा। अब ये आप बोलोगे मैम चारण और भाट ये क्या है? ये जो राज दरबार में रहकर जो कवि राजाओं के लिए रचना लिख करते थे, उन्हें चारण कवि कहा जाता था, चारण या भाट कवि। जैसे पृथ्वीराज रासो जब लिखा चंद बरदाई ने, तो पृथ्वीराज की वीरता का ही वर्णन करता था और उनके साथ युद्धों में भी जाता था और सारा का सारा वर्णन राजा के आश्रय में रहकर राजा महाराजाओं को खुश करने के लिए वे रचनाएं करते थे। उन्हीं कवियों को चारण या भाट कवि कहा जाता था। तो इनके अंतर्गत देश भाषा साहित्य के अंतर्गत वीरता की रचनाएं की जाने लगी। जैसे जैसे राजाओं की युद्ध में जाते थे तो राजा की वीरता की कहानी अपनी रचनाओं में कर देते थे और युद्धों का सजीव चित्रण करते थे। जैसे राजाओं के साथ युद्धों में जाकर वहाँ की स्थिति को बिल्कुल आमने सामने देखकर अपनी रचनाओं में उन्हीं का वर्णन करते थे। अधिकतर कवि राजाओं के साथ युद्ध में जाते थे और वहाँ का वर्णन किया करते थे और मनोरंजन की भी रचनाएं लिखते थे। वे कवि चारण और भाट कवि राजाओं महाराजाओं को खुश करने के लिए मनोरंजन की भी रचनाएं किया करते थे। इसके बाद बात करते हैं, इस तरह हमने देखा तीन साहित्य की तीन धाराएं निकल कर आई कि किस किस प्रकार का साहित्य लिखा गया आदिकाल के अंतर्गत। संस्कृत साहित्य, प्राकृत साहित्य और देश भाषा साहित्य। संस्कृत साहित्य के अंतर्गत पुराणों वेदों पर रचनाएं की जाने लगी और इनके जो प्रमुख विद्वान रहे थे आनंद भट्ट, विश्वनाथ, राजशेखर, भोज, कुंतक, क्षेमेंद्र और केंद्र क्या रहा?
कन्नौज और कश्मीर। इसी तरह फिर अपराकृत और अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत धर्म का साहित्य माना गया इसे आदिकाल में, और प्रमुख केंद्र इनका गुजरात रहा, और प्रमुख कवि रहे स्वयंभू, पुष्यदंत, धनपाल और हेमचंद्र जैसे प्रमुख कवि रहे। इसके बाद पढ़ा हमने देश भाषा साहित्य। देश भाषा साहित्य के अंतर्गत चारण और भाट कवियों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया, युद्धों का सजीव चित्रण किया जाता था, वीरता का वर्णन किया जाता था और मनोरंजन की रचनाएं की जाने लगी इनके अंतर्गत साहित्य में। तो इनमें से कोई भी दे देंगे, ये पूछ लेंगे कि कौन सी विशेषता आदिकाल की है, तो ये सारी विशेषताएं आदिकाल में है। जैसे ये पूछ लेंगे क्या संस्कृत साहित्य आदिकाल में संस्कृत साहित्यों की रचना हुई या नहीं हुई, या फिर ये पूछ लेंगे इनमें से कौन सा आचार्य आदिकालीन संस्कृत साहित्य का है, इनमें से कौन सा आचार्य आदिकालीन संस्कृत साहित्य का नहीं है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं हम आदिकाल की प्रमुख शैली की। तो आदिकाल के अंतर्गत प्रमुख दो शैलियाँ निकल कर सामने आई। कौन कौन सी? डिंगल शैली और पिंगल शैली। डिंगल शैली के अंतर्गत अपभ्रंश प्लस राजस्थान भाषा का मेल था, और पिंगल शैली के अंतर्गत अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा का मेल था। देख लेते हैं एक बार। डिंगल शैली के अंतर्गत अपभ्रंश प्लस राजस्थानी भाषा का मेल था, और पिंगल शैली के अंतर्गत अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा का मेल था। डिंगल के अंतर्गत कर्कश और कठोर शब्दावली का प्रयोग किया गया, और पिंगल के अंतर्गत कोमलकांत शब्दावली का प्रयोग किया गया। शैलियाँ की बात की, दो शैलियाँ निकल के आई। कौन कौन सी? डिंगल और पिंगल। तो ये पूछ लेंगे आदिकाल में इनमें से कौन सी शैली नहीं है, या डिंगल किन दो भाषाओं से मिलकर बनती है, पिंगल किन दो भाषाओं से मिलकर बनती है। इस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं हम अगली विशेषता की। आदिकाल साहित्यिक प्रवृत्तियाँ या साहित्यिक विशेषता हमने आदिकाल के अंतर्गत देख ली। इनके अंतर्गत 3 धाराएं प्रचलित हुई। कौन कौन सी? संस्कृत साहित्य, प्राकृत अपभ्रंश साहित्य और देश भाषा साहित्य। इनके अंतर्गत जो मुख्य मुख्य पॉइंट थे हमने पढ़ लिए। अब देखते हैं अगली विशेषता को। आदिकाल के अंतर्गत और विशेषताएं क्या रही, क्या प्रवृत्तियाँ निकल कर सामने आई? सामाजिक प्रवृत्ति। दूसरी प्रवृत्ति पहली थी साहित्यिक प्रवृत्ति, अब निकल कर आई सामने सामाजिक प्रवृत्ति। आदिकाल के अंतर्गत सामाजिक प्रवृत्ति के अंतर्गत सामान्य जनता, अधिकतर सामान्य जनता अशिक्षित थी। सामान्य जनता अशिक्षित थी, और इनके अशिक्षित होने के कारण ही जैसे पूजा पाठ में अधिक विश्वास था, जप तप में विश्वास रहा, और तंत्र मंत्र अधिक करने लगे, तंत्र मंत्र में भी विश्वास रखने लगे। इस तरह तीसरे नंबर पर देखेंगे हम सामाजिक परिस्थिति के अंतर्गत स्त्रियों की स्थिति दयनीय रही। स्त्रियों की दयनीय स्थिति रही, जैसे कि स्त्रियों को आदिकाल के अंतर्गत जो सिद्ध साहित्य रहा, सिद्धों ने स्त्रियों को
भोग विलास की वस्तु माना। इसलिए स्त्रियों की बिल्कुल ही वहाँ पे पूजा का भाव, स्त्रियों के प्रति पूजा का भाव नहीं रखा जाता था और उनका कोई मान सम्मान नहीं किया जाता था। तो न इसके बाद हम देखेंगे जैसे कि स्त्रियों की स्थिति दयनीय रही तो सती प्रथा भी प्रचलित थी और स्वयंवर की भी प्रथा प्रचलित थी। उसके बाद बात करें हम सामान्य जनता के अंदर युद्धों का भय बना रहता था। सामान्य जनता के अंदर, वहाँ की जनता के अंदर युद्धों का हमेशा भय बना रहता था। कब कौन आक्रमण कर दे देश पर, और आसपास के जो राजा महाराजा थे वे भी एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। इस तरह हमने सामाजिक प्रवृत्तियों को देखा। क्या क्या देखा? सामान्य जनता अशिक्षित थी, जनता में युद्धों का भय रहता था, स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी, पूजा पाठ में विश्वास किया जाता था, तंत्र मंत्र जप तप इन चीज़ों में अधिक विश्वास किया जाता था। उसके बाद देखेंगे हम साहित्यिक प्रवृत्ति देख ली, सामाजिक प्रवृत्ति देख ली। उसके बाद देखते हैं हम राजनीतिक प्रवृत्ति। बस थोड़ा थोड़ा अगर हमें समझ आ जाएगा ना, इसमें आदिकाल में ये विशेषताएं थी, तो हम जब एग्जाम में हमारे सामने प्रश्न आएगा तो हमें ध्यान आ जाएगा, हाँ ये इन पॉइंटों को हमने डिस्कस किया था और ये विशेषता आदिकाल की है या ये विशेषता आदिकाल में नहीं है। इसीलिए एक एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलना है। राजनीतिक प्रवृत्ति के अंतर्गत जैसे कि पूरा जो राज्य था, वहाँ का पूरा राज्य, वहाँ की एक भारत अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था राज्यों के में। एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण करना चाहता था, दूसरा राज्य उस दूसरे राज्य पर आक्रमण करना चाहता था। लोग राजा ये चाहते थे कि हमें जितना भी राज्य मिल जाए, जितना भी स्थान मिल जाए वही हमारे लिए कम है। वे अधिक से अधिक अपने राज्य को बढ़ाना चाहते थे। इसलिए वहाँ की राजाओं में एक संकुचित राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो रही थी कि हमारा जो उनका जो देश है, भारत देश है, जैसे भारत देश है, भारत के देश के अंतर्गत जो राज्य हैं, तो ये राज्यों अपने अपने राज्यों को ही बढ़ाने में लगे हुए थे। पूरे देश की इनको नहीं पड़ी थी कि देश पर बाहरी आक्रमण चाहे कितना भी हो, कोई भी आकर आक्रमण कर ले, लेकिन उनकी सोच ये थी कि हम अपने अपने राज्य को आगे ज़्यादा बढ़ा लें, या राजा एक दूसरे से ही लड़ाई झगड़ा करते रहते थे अपने राज्य को बढ़ाने के उसमें। तो यही राजनीतिक प्रवृत्ति निकल कर आती है आदिकाल की। जैसे बाहरी आक्रमण किए जाते थे, जैसे मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया, मोहम्मद गजनबी ने आक्रमण किया। इनका राजा ये चाहते थे कि एक बाहरी आक्रमण दूसरे राज्य पर चाहे हो, बेशक हो जाए, वे उनकी सहायता करने के लिए आगे नहीं बढ़ते थे। वे अपने राज्य को आगे बढ़ाना चाहते थे। वे चाहते थे कि वे हमारा ही राज्य का विस्तार हो। इस तरह उनकी सोच और उनकी जो मानसिकता थी उसमें संकुचित भावना उत्पन्न हो चुकी थी। उसके बाद देखेंगे हम धार्मिक प्रवृत्ति की। धार्मिक प्रवृत्ति के अंतर्गत आदिकाल के अंतर्गत 3 संप्रदाय निकलकर सामने आए। नंबर 1 सिद्ध संप्रदाय, दूसरा नाथ संप्रदाय और तीसरा जैन संप्रदाय।
सिद्ध, नाथ और जैन, दो ये निकले बौद्ध धर्म से, सिद्ध और नाथ। आगे चल के हम जब सिद्ध और नाथ पढ़ेंगे तो इनका पूरा विस्तार से चर्चा करते हुए विस्तृत रूप से समझेंगे कि सिद्ध और नाथ कैसे निकल कर सामने आए। बौद्ध धर्म से हीनयान और महायान शाखाएं निकली, फिर वर्ज्ययान और सहजयान, किस शाखा से नाथ साहित्य निकला और किस संप्रदाय किस शाखा से सिद्ध साहित्य निकला। इस प्रकार हम आगे जाके विस्तार से इनकी चर्चा करेंगे। इस प्रकार धार्मिक इन्होंने अपने अपने धर्मों को अपनाया, अपने अपने उनके नियम और रूल लागू किए इन्होंने, और इस प्रकार धार्मिक स्थिति भी आदिकाल में इतनी अच्छी नहीं रही। सबकी यही था, सब अपने अपने राग पर लगे हुए थे। इस तरह को कोई कुछ लिख रहा था तो कोई कुछ एक तरफ रासो साहित्य लिखा जा रहा था, दूसरे तरफ सिद्धनाथ और जैन साहित्य का विकास हो रहा था। इस तरह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी जैसे सिद्ध और नाथों को साहित्य की रचनाओं की श्रेणी में नहीं रखा था, इस तरह आदिकाल में की जितनी जो परिस्थितियाँ विशेषताएं निकल कर सामने आई और अन्य किसी काल में नहीं रही, क्योंकि ये एक शुरुआती काल था। इस आधार पर भी इनकी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ निकल कर आई जो कुछ साहित्यिक दृष्टि से सही नहीं मानी गई। सामाजिक और राजनीतिक और धार्मिक इसमें आपस में मतभेद होते चले गए। इसी तरह हमने आदिकाल की परिस्थितियाँ और प्रवृत्तियाँ और विशेषताओं को पढ़ा, और आगे की क्लास में हम अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आदिकालीन साहित्य। जो आदिकालीन साहित्य है ये शुरुआत की जाएगी हमारी रासो साहित्य से। सबसे पहले हम रासो साहित्य पढ़ेंगे, फिर जैसे सिद्ध, नाथ, जैन साहित्य पढ़ते हुए फिर आगे चल के हम लौकिक साहित्य की तरफ बढ़ेंगे। इस प्रकार हमारा आदिकाल का ये जो टॉपिक होगा बिल्कुल मुख्य तथ्यों के आधार पर, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उन तथ्यों के आधार पर हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना। वीडियो पसंद आई तो आप लोग एक दूसरे अपने फ्रेंड से भी शेयर करना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना।